नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं बछरवा से, जहां पर बछरवा थाना क्षेत्र के लालगंज मार्ग पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और खुद कांग्रेस के नेता इन ठगों का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि इंडियन बैंक से अपने पैसे लेकर भट्टे पर जा रहे कांग्रेस पार्टी के नेता और भट्टा मालिक रमेश शुक्ला की कार से टप्पेबाजों द्वारा लगभग 1,50,000 रुपए गायब कर दिए गए। दरअसल लालगंज मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग होने के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसी बीच जाम में कांग्रेस नेता अपनी गाड़ी निकाल रहे थे, लेकिन इसी बीच टप्पेबाज ने खिड़की के पास आकर कहा कि उनकी गाड़ी से मोबिल बह रहा है। इस बीच रमेश शुक्ला गाड़ी से उतरकर जैसे ही मोबिल की जांच पड़ताल करने लगे और उसी बीच दूसरे टप्पेबाज आगे रखा हुआ बैग लेकर भाग निकले। बता दें आपको कि जानकारी मिलते ही रमेश शुक्ला द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर क्षेत्राधिकारी और महाराजगंज के साथ साथ एसओजी टीम भी पहुंची और शुक्ला की निशानदेही पर एक टप्पेबाज को दबोचने में पुलिस कामयाब रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पुलिस इस वक्त बता रही है कि पकड़े गए टप्पेबाज द्वारा उसके अन्य साथी भी पकड़े में आ जाएंगे और फिलहाल बैंक से लेकर घटनास्थल तक लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का काम किया जा रहा है। तो वहीं रायबरेली में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को दबोच लिया। दरअसल मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी और बदमाश को सीएचसी सलोन में भर्ती कराया गया है। बदमाश की शिनाख्त दीपक ठठेरा निवासी बेगूसराय बिहार के तौर पर हुई है। मुठभेड़ के बाद गिरफ्त में आया बदमाश सलोन इलाके में टप्पेबाजी की 2 घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इसके 2 अन्य साथी भी हैं और पुलिस ने कल इन्हें गिरफ्तार किया था। पुलिस अब बेगूसराय पुलिस से इसकी क्राइम हिस्ट्री की जानकारी भी जुटा रही है। दरअसल जिले में कई जगह टप्पेबाजी की घटनाओं के बाद रायबरेली पुलिस और एसओजी ने कल 2 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया था। टप्पेबाजों का तीसरा साथी भागने में सफल रहा और गिरफ्तार टप्पेबाजों ने पुलिस की पूछताछ में बताया था कि उनका तीसरा साथी सलोन इलाके में रहता है। पुलिस ने निशानदेही के बाद सूची में इलाके में चेकिंग शुरू की और इसी दौरान एक युवक बिना नंबर की बाइक से आता हुआ दिखा। पुलिस फोर्स को देखकर इस युवक ने वापस भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने इस शख्स का पीछा किया तो उसने असला लहराते हुए मोर्चा ले लिया। इस बीच पुलिस ने भी खतरे को भांपकर आत्मरक्षा के लिए फायरिंग करना शुरू किया, जिससे आरोपी के पैर में गोली लग गई है। पुलिस ने अब घायल बदमाश को तुरंत ही सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सक उसके इलाज में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस अब पूछताछ कर रही है और मालूम हुआ है कि ये 25,000 का वांछित अपराधी दीपक ठठेरा है। पुलिस ने अब इस बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, कुछ जिंदा कारतूस और एक बिना नंबर की बाइक बरामद कर ली है। अभी आपको कुछ दिन पहले ही थाना कोतवाली और सूची क्षेत्र थाना सलोन के एक मुकदमे में 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। उनमें से एक व्यक्ति फरार हो गया था और ये लोग मशहूर टप्पेबाज हैं और लूट और टप्पेबाजी का काम करते हैं। इसमें से जो व्यक्ति फरार था उसकी सूचना आज ये थी कि ये सूची क्षेत्र में कहीं देखा गया है। तो इस सूचना पर इंस्पेक्टर सलोन द्वारा, चौकी इंचार्ज सूची द्वारा और जो हमारी एसओजी टीम है इनके द्वारा वहाँ पर चेकिंग लगाई गई थी और वहाँ एक बिना नंबर की गाड़ी पर एक व्यक्ति को सवार देकर जब उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने जो है वो पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया और पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षा से उसमें गोली चलाई, जिससे वो घायल हो गया और उसको तुरंत तत्काल सीएचसी सलोन लेकर लाया गया और उसके बाद उसको जिला अस्पताल लाया गया है। उसकी पहचान जो है दीपक ठठेर नाम से हुई है, जो उसी में से फरार भी था और उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी था। इसके पास से कुछ चोरी और लूट का सामान भी बरामद हुआ है। अभी आप और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा पर पानी फेरता जिला अस्पताल का प्रशासन नजर आ रहा है। रायबरेली जिला अस्पताल, जो कि एक वीआईपी श्रेणी में आता है, जिसकी सेवाएं लगातार लचर बनी हुई हैं और अपनी इन्हीं लचर सेवाओं के चलते आए दिन मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। जिला अस्पताल रायबरेली में 4 घंटे से बिजली न होने के कारण वहां के ऑक्सीजन लाइन की व्यवस्था पूरी तरह से बंद हो गई है। इसके कारण एक ही वार्ड में भर्ती हुए 2 मरीजों ने ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण दम तोड़ दिया है, जिससे परिजनों का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि तीमारदार इस वक्त काफी आक्रोशित हैं और कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को कोसने का काम किया जा रहा है, जबकि सरकार की तरफ से जिला अस्पताल में ऑटोमेटिक जनरेटर भी मौजूद है।
लेकिन जनरेटर में डीजल ना होने के कारण विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई है। इसकी कीमत मरीजों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर जिला प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या जिला अस्पताल प्रशासन की मनमानी ऐसे ही जारी रहेगी। तस्वीरें भी आपको वहां से दिखा दें कि आप देख सकते हैं अस्पताल है और यहां पर तीमारदार परेशान है, अंधेरा हो चुका है। तो चलिए इस अस्पताल की लचर व्यवस्थाओं को आपको करीब से दिखाते हैं, जहां हमारी टीम पहुंची है और इन व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। कहने को तो रायबरेली जिला वीवीआईपी की श्रेणी में आता है, लेकिन अवस्थाओं का इस तरह कदर बोलबाला है कि अभी 4 घंटे से जिला अस्पताल में लाइट न होने के कारण वार्ड नंबर 3 के ये 15 नंबर बेड में बैठे ये बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो चुकी है सिर्फ ऑक्सीजन के अभाव में। कहीं ना कहीं जो है निश्चित ये घोर लापरवाही हमारे साथ बुजुर्ग जो हैं, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, ये बुजुर्ग व्यक्ति जो है ये एडमिट थे, ये ऑक्सीजन थी, लेकिन बिजली ना आने के कारण जो है ऑक्सीजन नहीं चल पाई और बुजुर्ग ने आखिर में दम तोड़ दिया। निश्चित एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है जो अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। हमारे साथ उनके पुत्र भी हैं, आइए जानते हैं इनका क्या नाम है आपका? पुष्पेन सिंह। पुष्पेन जी, ये कब से भर्ती थे और कैसे हुआ? सर इनको दोपहर से लाए, दोपहर से ये स्थिति हो गई सर कि 4 घंटे से लगातार ना तो बिजली है और ना ही ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और जनरेटर है तो बता रहे हैं तो जनरेटर बिगड़ा है, या फिर बता रहे हैं कि उसमें डीजल नहीं है। लगातार इसी तरह की टिप्पणियाँ हो रही। हम पूछेंगे, इसी तरह हमारे एक भाई और ख़त्म हुए, इसी तरह से लोग अस्पताल में ख़त्म होते रहेंगे तो शासन प्रशासन की क्या स्थिति है? यही विकास है, यही काम है। ना तो जिला प्रशासन कुछ कर रही, ना प्रदेश सरकार कुछ कर रही, केवल कहने के लिए है कि नहीं हमने ये कर दिया, वो कर दिया, दुनिया भर के एजेंडे कर दिए और लाश के ऊपर लाशें निकल रही। 4 घंटे से लाइट नहीं है, क्या चल रहा है भाई? मरेंगे लोग इसी तरह से। आने वाली सरकार से अगली बार पूछेंगे, जनता बराबर पूछेगी, बात करेगी कि किस तरीके से लोग मर रहे हैं केवल ऑक्सीजन के अभाव में, बिजली के अभाव में। देख लीजिए, आप देख लीजिए जिस तरह से इन्होंने सांस तोड़ी है दर्दनाक तरीके से। निश्चित ये अगर जो माना जाए कानूनी दृष्टिकोण से तो ये हत्या की श्रेणी में आने वाला अपराध है और निश्चित रायबरेली का जिला प्रशासन के ऊपर इस पर मुकदमा पंजीकृत किया जाना चाहिए, ऐसी इन लोगों की मांग है। लेकिन अवस्थाओं का बोलबाला है कि वार्ड नंबर 3 में बिजली न होने के कारण ऑक्सीजन के अभाव में अब तक 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया और आपको बताएं लाइट अभी भी नहीं है। अब कितनी और जाने लेगा ये रायबरेली जिला अस्पताल का प्रशासन? निश्चित इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा। इस जवाबदेही से वो कतई बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से गैर यातन हत्या के आरोप इस पर लगाए जाए तो परिजनों ने जो लगाया है वो अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। तो आपने खुद देखा कि किस तरीके से वहां परिजन रो रहे हैं और कोस रहे हैं सरकार को और अस्पताल प्रशासन को कि 4 घंटे तक लाइट नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बहरहाल रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि अलीगढ़ में एक मुस्लिम महिला शिक्षिका द्वारा तबादला होकर आए नए खंड शिक्षा अधिकारी के स्वागत कार्यक्रम में उनके माथे पर तिलक लगाने को लेकर विवाद हो गया। कुछ मुस्लिम शिक्षकों ने इसे लेकर महिला टीचर को अपशब्द और अर्गनल बयानबाजी शुरू कर दी है। इसके बाद शिक्षिका ने पूरे मामले की शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी से की। बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से इस मामले पर 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर इस मामले में जांच कराई जाने की बात कही गई। इस बीच कमेंट करने वाले शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अहमद अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। दरअसल कुछ ही दिन पहले अलीगढ़ में जवान क्षेत्र में स्थानांतरित होकर आए नए खंड शिक्षा अधिकारी सतीश चंद्र मिश्रा ने कार्यभार संभाला था। उन्हीं के लिए स्वागत समारोह भी रखा गया था, जिसमें एक मुस्लिम शिक्षिका ताहिरा ने उनका स्वागत करते हुए माथे पर भारतीय संस्कृति के मुताबिक एक टीका लगा दिया। ताहिरा के टीका लगाते हुए ही एक तस्वीर शिक्षकों के एक व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल कर दी गई। इसके बाद से यूपी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद अहमद ने फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा कि इस फोटो पर मुसलमान टीचर अफसोस करे या खुश हो कि एक मुसलमान टीचर हिंदू धर्म का पालन कितनी खुशी से कर रही है। मुझे तो बेहद अफसोस है, बाकी आपके अंदर कितना ईमान है इसके जिम्मेदार आप हैं। ये कमेंट किया गया और इस मामले पर ताहिरा को लेकर भी अपशब्द कहे गए हैं।
आपको बता दें कि ताहिरा परवीन ने कहा कि अब हमारे एक नवीन खंड शिक्षा अधिकारी आए थे। जब उन्होंने बीआरसी जवान को चार्ज लिया उसका, तो मुझे स्वागत के लिए कहा गया क्योंकि वहां मैं अकेली महिला थी। मुझे भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी और मैंने उन्हें टीका लगा दिया। लेकिन इसके बाद ये फोटो उर्दू टीचर मोहम्मद अहमद को कहीं से मिल गई और उन्होंने इसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी। ताहिरा ने यह भी कहा कि मेरी सोच ये है कि हम अध्यापक हैं और अध्यापक को केवल इंसानियत का पाठ पढ़ाना चाहिए। हमारा धर्म इंसानियत है। मेरा टीका करने से मेरा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे उनकी सोच जाहिर होती है। अगर उनकी मानसिकता ऐसी है तो वो अपने स्कूल में बच्चों को क्या पाठ पढ़ाते होंगे। और वो करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने करीब 100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के कई मामलों में शामिल 70 वर्षीय भगोड़े खनन माफिया को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को ही यह जानकारी दी और आरोपी की पहचान प्रदीप पलीवाल उर्फ महेश गुप्ता के रूप में हुई है। आरोपी पिछले 7 साल से ही फरार था और संयुक्त पुलिस आयुक्त आर्थिक अपराध शाखा छाया शर्मा ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि जनवरी साल 2014 में आरोपी प्रदीप पल्लीवाल ने शिकायतकर्ता को राजस्थान में ग्रेनाइट खनन के अपने व्यवसाय में करीब 20 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उसे 50 लाख रुपए प्रति महीना भुगतान करने का आश्वासन भी दिया और इन आश्वासनों पर शिकायतकर्ता निवेश करने के लिए सहमत हुए और दोनों के बीच एक समझौता किया गया। फरवरी साल 2014 से सितंबर 2014 तक शिकायतकर्ता ने चेक आरटीजीएस के माध्यम से 13.45 करोड़ रुपए और नगद में 3.15 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इस दौरान ही आरोपी अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। तब साल 2017 में दिल्ली पुलिस के ईओडब्ल्यू द्वारा आईपीसी की धारा 420, 406 और 120 बी के तहत ये मामला दर्ज किया गया था। अपराध करने के बाद आरोपी प्रदीप पल्लीवाल ने अपने ठिकाने दिल्ली से दूसरे राज्यों यानी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में स्थानांतरित कर दिए। अपराधी होने के कारण वो विमान में यात्रा करने से बचता रहा और इन राज्यों में एक निजी पजेरो द्वारा यात्रा करता रहा जो कि उसको व्यापारिक भागीदार के नाम पर पंजीकृत है। और एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी बताया कि तकनीकी और मैनुअल निगरानी के बाद पार्क होटल शादरा के आसपास से आरोपी को उसका पता लगाया गया, जिसके बाद होटल में पार्क किए गए सभी वाहनों की जांच की गई। यहाँ राजस्थान पंजीकरण संख्या सफेद पजेरो वाला एक वाहन खड़ा पाया गया। जब पुलिस ने तथ्यों की जांच की तो आरोपी प्रदीप पल्लीवाल को उसके सहयोगी विनायक भट्ट के साथ दिल्ली के कड़कड़टुमा क्रॉस रिवर मॉल के पास से दबोच लिया गया है। अधिकारी ने कहा कि विनायक भट्ट को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया क्योंकि वो उनके लिए एक मामले में आरोपी था। अब खबर जबलपुर से है, जहां जबलपुर सरकारी और निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए स्थानीय निवासी और आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदकों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। आवेदकों द्वारा हस्तलिखित यानी कि टंकित यानी सेल्फ साइड और सेल्फ अटेस्टेड घोषणा पत्र दिए जाने पर उसका स्थानीय निवासी या आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। जबलपुर के कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा ने बताया है और जानकारी देते हुए आदेश जारी कर शासन के साल 2014 के उस दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए जिसमें किसी भी प्रयोजन के लिए स्थानीय निवासी और आय प्रमाण पत्र तहसीलदार अथवा अपने अपर तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा जारी किए जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। कलेक्टर द्वारा जारी किए गए इस आदेश में कहा गया था कि नवीन व्यवस्था के अनुसार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सादे कागज पर आवेदक द्वारा हस्तलिखित या फिर टंकित शपथ और या फिर स्व हस्तांतरित और स्व प्रमाणित घोषणा पत्र दिए जाने पर उसका स्थानीय निवासी या आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसे नोटराइज करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। साथ ही आपको बता दें कि आवेदक से संबंधित विभाग या फिर कार्यालय सक्षम अधिकारी द्वारा हस्तांतरित स्थानीय निवासी या आय प्रमाण पत्र की मांग भी नहीं की जाएगी। स्थानीय निवासी या फिर आय प्रमाण पत्र के खुद से हस्ताक्षर किए हुए, खुद से प्रमाणित किए हुए घोषणा पत्र को स्वीकार कर लिया जाएगा। आदेश के मुताबिक केवल उन्हीं परिस्थितियों में जब भारत सरकार या फिर राज्य सरकार की किसी योजना का लाभ लेने के लिए या अन्य किसी प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवासी या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की कानूनी बाध्यता हो, तभी संबंधित व्यक्ति पहले की तरह डिजिटल हस्तांतरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए लोक सेवा केंद्र को आवेदन दे सकता है, जिसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर कर जारी किया जाएगा।
और इस बीच पश्चिमी राजस्थान सरहदीय क्षेत्र में बाड़मेर जिले में बीती रात एक महिला ने अपने दामाद के साथ फांसी लगाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली है। इस घटना के सामने आने के बाद से प्रारंभिक जांच में सास और दामाद के बीच प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। मृतक 25 साल के दामाद और 38 साल की सास दोनों ने सोमवार की रात को ही पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। दरअसल पिछले साल ही युवक की शादी हुई थी। ग्रामीण पुलिस थानाधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल में मोर्चरी में भेजा गया। बताया भी जा रहा है कि बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र केरावा का रहने वाला दामाद तोताराम, जिसकी उम्र 25 साल है, अपनी 38 साल की सास के साथ आत्महत्या उसने कर ली है। साथ ही जानकारी के मुताबिक तोताराम रविवार की रात अपनी पत्नी को लेकर ससुराल गया था, जहां से वो सोमवार की सुबह अपने सास के साथ घर से ये कहकर निकला कि वो राशन कार्ड देने के लिए गांव जा रहा है। ये दोनों बाड़मेर पहुंचे और सोमवार की रात बाड़मेर से कुछ ही दूर कहरवा के रास्ते नंदेरा गांव के पास एक फंदे पर लटक कर आत्महत्या इन्होंने कर ली। ग्रामीणों का यह कहना है कि दामाद और सास के बीच शादी के बाद से ही अवैध प्रसंग चल रहा था। इसके बारे में आसपास के लोगों को पता लगाया गया और सामाजिक स्तर पर पंचायत भी की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसी के बाद दोनों ने आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें, तोताराम के शादी को लेकर करीब 1 साल हुआ था शादी को और सास के 6 बच्चे हैं, जिसमें 4 बेटी और 2 बेटे शामिल हैं। और इस बीच रुक करेंगे हरियाणा का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम खट्टर ने देसी नस्ल की गाय की खरीद पर किसानों को 25,000 रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। इस सब्सिडी के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के निर्धारित पोर्टल पर पंजीकृत 2 से 5 एकड़ भूमि वाले और स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को देसी गाय की नस्ल खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सीएम खट्टर ने यह भी कहा है कि प्रदेश में 50,000 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रति लोगों को जागरूकता करने के लिए हर प्रखंड में प्राकृतिक खेती की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और इस सब्सिडी को लेकर मुख्यमंत्री खट्टर ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा है कि हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय की खरीद पर 25,000 रुपए तक की सब्सिडी और जीवामृत को घोल तैयार करने के लिए 4 बड़े ड्रम किसानों को निःशुल्क दिए जाएंगे। सीएम खट्टर ने इस दौरान करनाल में प्राकृतिक खेती पर आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में विभागीय तकनीक कर्मचारियों से सीधा संवाद भी किया। इसके बाद ही सीएम ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसकी घोषणा की है। सीएम ने करनाल में आयोजित प्राकृतिक खेती पर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में कृषि विशेषज्ञों के साथ बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि सिक्किम देश का पहला ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ गया है। कहा यह भी गया कि हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी काफी काम हो रहा है और अब हरियाणा सरकार देसी गायों की खरीद पर सब्सिडी देने की नई पहल करेगी। सीएम ने यहां पर यह भी कहा कि उन्हें खुशी है कि किसान अब प्राकृतिक खेती को समझ रहे हैं। अब तक राज्य के 1253 किसानों ने कृषि विभाग द्वारा बनाए गए पोर्टल पर इस पद्धति को अपनाने के लिए स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। और इसी बीच रुड़की की ओर करेंगे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। इस बीच चंद्रशेखर चौक से होते हुए एसडीएम कार्यालय तक पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया और कलियर विधायक ने भाजपा को उन पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार अग्निपथ योजना के तहत युवाओं का भविष्य खराब करने का काम कर रही है। इसी दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम जो युवाओं पर थोप रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी इसका भरपूर विरोध करती है। ने अग्निपथ योजना जो हमारे युवाओं पर थोपी गई है, उसके विरोध में आज हम चंद्रशेखर चौक से और एसडीएम रुड़की तक के धरना प्रदर्शन करेंगे और एसडीएम को विज्ञापन देंगे, क्योंकि इसमें 4 साल की नौकरी की बात कही गई है। 4 साल बाद हमारा युवा कहाँ जाएगा? जब 4 साल बाद वो रिटायर होकर अपने घर जाएगा तो वो ना मजदूरी करने के लायक रहेगा, ना आगे उसे नौकरी मिलेगी। इसलिए ये सरासर हमारे युवाओं के साथ भारत सरकार ने धोखा किया है। इसे हम वापस करा कर रहेंगे। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, पूरे प्रदेश में उनके द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम भी आज विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। साल बाद उन्हें परमानेंट नौकरी, तो 4 साल की लिमिट क्यों रखी गई? माना 4 साल बाद कोई गारंटी नहीं है, कोई उनके पेंशन नहीं होने की, उन्हें कुछ मिलने का नहीं, तो 4 साल बाद कहाँ जाएंगे? मैं
तो इसलिए ये सरासर बीजेपी झूठ बोलती है। बीजेपी ने हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नौकरी देने का भी वादा किया था, वो कहाँ है? 15 लाख देने का वादा किया था, वो कहाँ दिए गए? तो इसलिए सत्याग्रह जो है वो इस बात पर है कि जो अग्निपथ एक स्कीम बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने चलाई है, उसके विरोध में है। ये स्कीम बिल्कुल गलत है। ये जो उन्होंने हमारे ऊपर, बच्चों के ऊपर थोप दिया है, हमारे युवाओं पे थोप दिया है अग्निपथ के नाम से, इसे हटाया जाए, इसे वापस लिया जाए। और जो तीनों सेनाओं में नौकरी पहले से होती थी, जो कराई जाती थी, उसकी 4 साल की ट्रेनिंग जो कंपलसरी थी और हार्डकोर ट्रेनिंग थी, उसे कराई जाए, जिससे वे बच्चे सरहदों पे जाके अपने देश की, अपने देशवासियों की सुरक्षा कर सकें। सत्याग्रह जो है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।